हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। एक क्वेश्चन मैंने शेयर किया था एन फैक्टर पर। इसमें काफ़ी रिस्पॉन्सेज मुझे मिले और उसका सॉल्यूशन या जो अपना अप्रोच होगा वो किस तरीके का अप्रोच होगा वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो एन फैक्टर का जो क्वेश्चन था, एन फैक्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इसमें क्या है, आपको रियल बैलेंसिंग प्लस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, उसका थोड़ा सा फीलिंग आती है। तो एन फैक्टर हमेशा से जेई का एक फेवरेट सेगमेंट रहा है। किसी भी तरीके से बैक टाइट्रेशन, डबल इंडिकेटर टाइट्रेशन, बहुत सारे सेगमेंट में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में काफ़ी जगह यूज होता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। तो जो मैंने क्वेश्चन शेयर किया था वो ये है, व्हाट विल बी द एन फैक्टर ऑफ XeF4 ड्यूरिंग इट्स हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। तो ये आइडिया ये था कि हम लोग ने अभी, आपने देखा होगा जो अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज़ है उसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम लोग ने हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस देखे थे। तो ये बड़ी नॉर्मल बात है। ऐसा पी ब्लॉक में के लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है कि XeF4 प्लस H2O से क्या बनेगा। तो ये इसमें जीनोन का डिस्प्रपोर्शनेशन होता है, प्लस ऑक्सीजन इसमें ऑक्सीडाइज भी होता है वाटर का। तो ये सिंपल रेडॉक्स टाइप का नहीं है, क्योंकि जीनोन +4 से किस में जा रहा है, जीनोन जा रहा है +4 से यहाँ पे 0 में, और यहाँ जा रहा है +6 में। तो यहाँ पे रिडक्शन हुआ और यहाँ पे जीनोन का ही क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, प्लस वहाँ पे ऑक्सीजन -2 से कुछ ऑक्सीजन किस में गया, 0 में गया। तो ये रिडक्शन हुआ, ये ऑक्सीडेशन हुआ, ये ऑक्सीडेशन हुआ। तो एन फैक्टर जो होता है उसकी जो रियल डेफिनेशन है वो ये होती है कि पर मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, पर मोल ऑफ एनी मॉलिक्यूल, किसी भी, जैसे XeF4 है तो इसके एक मोल से कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए। तो इसमें इस क्वेश्चन के एक्चुअली में 3 एंगल हैं। ठीक है, बहुत से बच्चों ने मुझे आंसर भेजा, कुछ बच्चों ने इसका आंसर सही भी भेजा, और वीडियो देखने के बाद आपको समझ आएगा कि जिसने भी सही भेजा है तो आप सभी लोगों को बधाई। बट इसमें मैं आपको बोलूँगा, इसका जो सबसे पहला थॉट प्रोसेस ये होना चाहिए कि जो जीनोन है वो +4 से 0 और +6 में जा रहा है। जैसे आप एक बात समझो, मान लो कोई सामान आपने 4 रुपए का आपने खरीदा है, ठीक है, और मान लो थाउजेंड्स ऑफ आपने सामान खरीदे हैं। तो वो कुछ आपके 0 रुपए में बिके, मान लो आपके वो खराब हो गए तो उसका 0 रुपए मिला, कुछ का आपको 6 रुपए मिला। तो यहाँ ये बात तो क्लियर है कि बैलेंसिंग तो करनी पड़ेगी। आपका पर प्रोडक्ट कितना लॉस हुआ या कितना आपको प्रॉफिट मिला, ये निकालने के लिए आपको ये जानने की ज़रूरत पड़ेगी कि कितने 0 में बिके और कितने 6 रुपए में बिके। वो जो कितना वाला शब्द है इसी को तो बैलेंसिंग कहते हैं। तो पहला थॉट होना चाहिए कि इस रिएक्शन को हमें बैलेंस इक्वेशन होनी चाहिए, पहली चीज तो। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि जीनोन की या कोई भी इनऑर्गेनिक रिएक्शन, अगर आपको ये बात बोली जाती है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आप कोई रिएक्शन याद करो तो उसको बैलेंस्ड रिएक्शन याद करो। अच्छा, ये बात सही है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बैलेंस्ड इक्वेशन क्यों याद करना है, आपसे अच्छा कोई नहीं समझेगा जब आप आज इस क्वेश्चन को देखोगे। तो दूसरी चीज है कि ठीक है, ये बैलेंस्ड अगर नहीं दी है तो हमें ये बैलेंस्ड इक्वेशन पता होनी चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूं कि इसकी बैलेंस्ड इक्वेशन होती क्या है। ठीक है, तो वो यहां पे अपन लिख देते हैं कि इसकी बैलेंस्ड इक्वेशन एच पर द स्टैंडर्ड बुक्स क्या होती है। ये मैं अभी लिख रहा हूं, XeF4 प्लस H2O इज फॉर्मिंग Xe प्लस XeO3 प्लस HF प्लस O2। तो इसकी जो बैलेंस इक्वेशन होती है, 3 मोल XeF4 6 मोल H2O के साथ अगर रिड्यूस करें और 2 मोल Xe बनाए और 1 मोल XeO3 एंड 6
ये हो जाएगा 12HF और ऑक्सीजन 3 हो गए हैं, 6 हैं तो 3/2। अब आप बोलोगे सर हमारी तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं आई थी। अब देखो ये बात श्योर है कि जो XgF4 है उसकी बैलेंस्ड इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन है। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन है तो उसमें बैलेंसिंग उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है। अब ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर मेरी तो इस बैलेंस्ड इक्वेशन से डिफरेंट इक्वेशन आई। सही बात है, अगर डिफरेंट आई तो कैसे होगा वो अपन बाद में बात करेंगे, बट इसकी जो सही बैलेंस्ड इक्वेशन है वो ये है। अच्छा, अब मैं ये अज्यूम कर लेता हूं कि ये सही है। ऐसा किसी भी बुक में आप देखो, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं सब में XgF4 की जो रिएक्शन है वो इसी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट में दिया हुआ है। ज्यादा से ज्यादा इस पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो सो दैट ये जो 3/2 है ये 3 बन जाए। ठीक है, तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अगर किसी रिएक्शन को मैं सारे कंपाउंड को 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो रिएक्शन के n फैक्टर कैलकुलेशन में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो दिस इज करेक्ट रिएक्शन बैलेंस्ड इक्वेशन जो जिसके बारे में अपन से सवाल पूछा है। तो पहला तो आपको ये इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है, एक तो इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन और एक फिजिकल का क्वेश्चन। अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन में कि इसकी बैलेंस्ड इक्वेशन यही होती है। ठीक है, अगर ये होती है तो इसका n फैक्टर क्या है अपन वो निकाल लेते हैं पहले। फिर मैं अभी ये भी प्रूव करूंगा कि ये क्यों होती है, ये दिखाऊंगा कि कैसे ये होती है। फिर अपन ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर ये नहीं है, कोई और अगर इक्वेशन है तो कौन सी होगी, और वो अगर होगी तो उसका n फैक्टर क्या होगा। ये अपन सारी चर्चाएं इसमें करेंगे। अभी ये बिल्कुल श्योर बात है कि इसकी इक्वेशन यही है और इसका n फैक्टर क्या होगा ये अपन देख लेते हैं। अब देखो जरा हम यहां पे अगर आप देखोगे तो जीनोन, अगर इसको हम ऐसे स्प्लिट कर लें 2XgF4 प्लस XgF4, तो इसमें ये बिल्कुल क्लियरली समझ आ रहा है कि ये 2 मॉलिक्यूल +4 से 0 में जा रहे हैं और ये एक जीनोन +4 से +6 में जा रहा है। अगर इस तरीके से देखें, बेसिकली 3 जीनोन के टेट्राफ्लोराइड हैं, उनमें से 2 Xg में जा रहे हैं जिनका 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है और एक XgO3 में जा रहा है जो कि +6 में है। ठीक है, अब अगर आप देखोगे तो इस जीनोन में जो हो रहा है वो देख लेते हैं। इस वाले में टोटल जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इसमें, इस रिडक्शन में जो टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है +8 था और वो 0 हुआ। इसका मतलब इसका जो डेल्टा ON है वो क्या है, -8। इसका मतलब इसने 8 इलेक्ट्रॉन लिए होंगे कहीं से, इसने 8 इलेक्ट्रॉन लिए होंगे। ये 100% श्योर इवेंट है। जब ये 8 इलेक्ट्रॉन लेगा तभी जाके इसका जो जीनोन है, देखो अब आप बोलोगे सर आप जीनोन की बात कर रहे हो, फ्लोरीन की क्यों बात नहीं कर रहे? तो बेटा फ्लोरीन जो है वो राइट साइड में वो सेम है। चलो बढ़िया, तो ये पक्का है कि इसने 8 इलेक्ट्रॉन लिए होंगे। अब वो कहां से लिए वो अपन अभी ट्रैक करेंगे। और इस वाले ने बेटा यहां पे जो ऑक्सीजन है वो ऑक्साइड ही है और इसमें वैसे भी ऑक्सीजन नहीं है, इसका फ्लोराइड जो है वो सेम ही है। इसने बेटा क्या किया होगा, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है और इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए होंगे। डेल्टा ON इसका +2 है और इसने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए होंगे। ये बात बिल्कुल क्लियर है। इसने 8 इलेक्ट्रॉन दिए हैं अपने 2 मोल से, 8 इलेक्ट्रॉन इसने लिए हैं ताकि ये रिडक्शन कर सके और इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं। ओके, तो इसके अगर हम तीनों मॉलिक्यूल की अगर हम चर्चा करें, इन तीनों की अगर बात करें,
एज अ वन यूनिट अगर Hgf4 की हम बात करें तो जीनोन के 2 एटम ने इलेक्ट्रॉन लिए हैं 8 और एक ने दिया है 2, तो टोटल चेंज कितने का है? 6 का। सही बात है। क्या फ्लोरीन का कोई चेंज हो रहा है? नहीं, जीनोन में ही चेंज हो रहा है और जीनोन का तो फिक्स है। अगर ये बैलेंस्ड इक्वेशन सही है तो ये फिक्स है कि इसने 8 इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं? लिए हैं 2 मोल ले, और इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं। इसका मतलब टोटल एज अ होल 3 मोल्स ऑफ Hgf4 ने 6 इलेक्ट्रॉन लिए होंगे ना। सही बात है। और 3 मॉलिक्यूल ने अगर 6 इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो पर मॉलिक्यूल कितने लिए? 2। तो क्या सर n फैक्टर इसका 2 है? n फैक्टर 2 है क्या Hgf4 का? मैं ये बोलूंगा कि अभी हम इसका अभी मजा नहीं आ रहा है। 2 अभी हम कंफर्म करेंगे, ठीक है। क्यों? हमें अगर जो ये 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो अगर चमक जाए कि कहां से आ रहे हैं तो कैथोड एनोड पे क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। तो अब चेक कर लेते हैं यहां पे। अब बेटा इसने एज अ होल इसको तो 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब अगर कोई इलेक्ट्रॉन दे सकता है तो वो यही है रिएक्टेंट में। चेक करें क्या ये दे रहा है इस गिवन इक्वेशन में। चेक कर लेते हैं बेटा। यहां टोटल हाइड्रोजन जो है वो H+ में है, यहां पे भी टोटल हाइड्रोजन H+ में है, हाइड्रोजन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। ऑक्सीजन जो है वो -2 है, यहां पे कुछ -2 है, कुछ 0 है। इसका मतलब कुछ ऑक्सीजन सेम रहे और कुछ ऑक्सीजन क्या हुए? ऑक्सीडाइज हुए। टोटल 6 ऑक्सीजन है। यहां पे 3 ऑक्सीजन -2 वाले हैं और 3 ऑक्सीजन 0 वाले हैं। कितना शानदार कॉन्सेप्ट बन गया। 6 ऑक्सीजन से जो 6 ऑक्साइड आयन था वो क्या बना? राइट हैंड साइड में 3 ऑक्साइड आयन प्लस 3 0 वाले ऑक्सीजन। 0 वाले ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन में कितने का चेंज हुआ? 2 का। टोटल ऐसा होने में इसने कितने इलेक्ट्रॉन लिबरेट करे होंगे? इसने 6 इलेक्ट्रॉन दिए होंगे। अब देखो ये जो 6 इलेक्ट्रॉन इसने दिए हैं और वो घूम के कहां आ रहे? इसने 6 इलेक्ट्रॉन दिए हैं और वही वाले 6 इलेक्ट्रॉन इसने लिए हैं। तो टोटल अगर आप देखोगे तो पानी से जो 6 इलेक्ट्रॉन निकले वो गए कहां है? Hgf4 में। तो क्या सर n फैक्टर ऑफ H2O इन दिस गिवन रिएक्शन 1 है? यस 1 है। टोटल 6 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है इन 6 मॉलिक्यूल। तो पर मॉलिक्यूल कितने का होगा? 1। और इसमें टोटल एक्सचेंज हो रहा है कितने का? 6 का। जो सर्किट है उसमें घूम तो 6 इलेक्ट्रॉन रहे हैं और घूम 6 इलेक्ट्रॉन रहे हैं, बट टोटल इन्वॉल्वमेंट 3 मॉलिक्यूल्स का है। तो n फैक्टर इसका 2 हो गया। तो इसमें थे इनऑर्गेनिक के 2, एक इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन, एक फिजिकल का क्वेश्चन। इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज द बैलेंस्ड इक्वेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ Hgf4। ये एक इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है जिसमें बच्चे को फेमस रिएक्शंस विद बैलेंसिंग याद होनी चाहिए, और अगर आपको याद नहीं होता तो फिर आप प्रोसीड ही नहीं कर पाते। दूसरी चीज कि अगर आपको बैलेंस्ड इक्वेशन भी याद है तो भी ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने आपको 10 दिन पहले एक n फैक्टर का एक और वीडियो बना के भेजा था जिसमें 4 क्वेश्चन थे। उसमें KClO3 की जो हीटिंग थी उसमें मैंने सेम तरीके से सेम अप्रोच के साथ बताया था। वहां सिर्फ ये हो रहा था कि KClO3 में जितना इलेक्ट्रॉन Cl ले रहा था उतने ही ऑक्सीजन दे रहा था। यहां पे मजेदार बात यह हो गई कि ऑक्सीडेशन का नंबर अलग है, रिडक्शन का नंबर अलग है, इसलिए इसमें गड़बड़ हुआ सब लोगों का। ठीक है, तो इसका फॉर श्योर अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसमें n फैक्टर जो अपने आंसर होंगे, n फैक्टर ऑफ Hgf4 विल बी 2 एंड n फैक्टर ऑफ H2O विल बी 1। ये आपके करेक्ट आंसर है। अब 2 सवाल बनते हैं, सर आप ये कैसे बोल रहे हो कि यही इसकी बैलेंस्ड इक्वेशन है? हमारी तो दूसरी आई थी। बेटा तो अगर आपकी दूसरी इक्वेशन आई तो जो आई वो गलत है,
क्योंकि इस इक्वेशन के इनफाइनाइट बैलेंसिंग पॉसिबल है। तो आपने जो बनाई होगी उसके अलावा भी बहुत कुछ आएंगे। इसकी जो इनफाइनाइट बैलेंस इक्वेशन है वो कैसे आएंगी वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखो, इसकी इनफाइनाइट जो बैलेंस इक्वेशन है वो कैसे आ रही है वो देखो। XgF4 plus H2O is producing Xg plus XgO3 plus HF plus H2O plus O2। ठीक है, इसकी जो बैलेंसिंग आएगी वो भी मैं बता देता हूँ कितनी कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो आप देख सकते हो। इसमें इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ होंगी बेटा। कितनी पॉसिबिलिटीज़ होंगी? इनफाइनाइट। इसको मैंने सॉल्व किया था तो ये आ रहा था x प्लस 3y, उसके बाद 2x प्लस 3y, जीनोन में आ रहा था x प्लस y, इसमें आ रहा था 2y, HF में आ रहा था 4x प्लस 3y अगर जनरल इक्वेशन लिखें, और ये आया था xy2। आप देखो ये इक्वेशन हमेशा बैलेंस है और इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। एक्स वाई की कोई भी वैल्यू डालो आप फ्रैक्शन में भी डालो, आप हाफ डालो, आधा डालो, कुछ भी करो, आपका जो बैलेंसिंग है वो आएगी। तो आपकी जो भी इक्वेशन आई है वो तो एक बात है। अब जब इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन पॉसिबल है तो इसका करेक्ट सॉल्यूशन क्या है वो तो हम वही मानेंगे जो बुक्स में दिया होगा। ठीक है, तो अगर आपने x की वैल्यू 1 डाली, y की वैल्यू 1 डाली, तो आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ये आया होगा। देखो यहाँ x की वैल्यू मैं 1 ले रहा हूँ, y की वैल्यू 1 ले रहा हूँ, तो एक बार चेक कर लेते हैं। XgF4 प्लस 8H2O, ठीक है, प्लस 2Xg प्लस 2XgO3 प्लस 4 × 16HF प्लस O2। ज्यादा चांस है आपने 1 1 डाल दिया तो ये आ गया होगा, ये आया होगा। किसी ने 1 2 डाला होगा उसका अलग आया होगा, 1 3 डाला होगा अलग। अरे 1 और 100 डाल दो तब भी बैलेंस होगा। अच्छा, अब आप बोलोगे सर ये इनफाइनाइट बैलेंसिंग कैसे चमका आपको किसकी हो सकती है? बेटा जीनोन 0 में जा रहा है, प्लस 6 में जा रहा है, तो टोटल अपन को कितना करना है? 12। 4 जो जीनोन था 4 का था, प्लस 4 वो 0 में जा रहा है, और 0 में भी जा रहा है, और किस में जा रहा है? और प्लस 6 में भी जा रहा है। ये ठीक वैसी प्रॉब्लम हो गई मोल कॉन्सेप्ट में अगर आपने किया हो कि फॉस्फोरस की रिएक्शन ऑक्सीजन से करते हैं तो P4O6 प्लस P4O10 बनता है। कभी भी राइट हैंड साइड में किसी कंपाउंड की एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर हो तो बहुत सारे ऑप्शंस पॉसिबल है ना। जैसे P4 प्लस O2 इज फॉर्मिंग P4O6, इसकी एक ही बैलेंसिंग होगी, लाइक एक ही स्टोइकोमेट्रिक रिलेशन होगा। बट P4O6 प्लस P4O10 हो गया तो फिर तो आप कितनी भी बैलेंस कर सकते हो ना। अगर ये इक्वल बना, अगर ये 1:2 में बना, अगर ये 1:3 में बना, तो यहाँ पर नंबर चेंज होते रहेंगे। तो इनफाइनाइट बैलेंसिंग का आइडिया मुझे ऐसे लगा था कि यहाँ पे एक जीनोन है और यहाँ पे 2 टाइप के जीनोन हो गए, और दोनों में भी इसमें 0 है और इसमें प्लस 6 है। तो आप देखो ये बैलेंसिंग जो है, जो ये बैलेंसिंग है, आप देखो ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, और आप इसमें कोई भी वैल्यू डालो, आप इसमें कोई भी वैल्यू डालो, ये हमेशा बैलेंस्ड होगी। आप चेक करना आराम से इसको पॉज करके। लेकिन पॉइंट ये है कि ठीक है, अब इसमें ये हो सकता है कि जेई में अगर ये क्वेश्चन आए तो ये पूछा जा सकता है कि XgF4 के हाइड्रोलिसिस की बैलेंस्ड इक्वेशन क्या है। ये तो इवन बोर्ड में आ सकता है, ठीक है। तो अब मान लो बच्चे को नहीं क्लिक करा, उसने मान लो ये बैलेंस कर दिया, तो मैं इसको गलत नहीं मानता हूं कि अगर बैलेंस कर दिया तो ठीक है। लेकिन अगर ये बैलेंस कर दिया तो चलो चेक करते हैं। यहाँ पे टोटल इसमें इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितने हो रहे हैं? इसके 2 मोल इसके 2 में गए तो 2 थे प्लस 4 वाले, तो इसमें 8 का चेंज है, इसमें 8 का चेंज है। और अगर इसके 2 ही मोल आप XgO3 में देखो
2 मोल अगर इसके XeO3 में गए, ठीक है, तो इसमें 4 का चेंज है, करेक्ट, सही बात है। तो सर इससे ये क्या हुआ है, इसने 4 इलेक्ट्रॉन दिए हैं और इसने 8 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, तो सर टोटल चेंज तो 4 का हो गया। बिल्कुल बात सही, अगर टोटल चेंज 4 का हो गया और 4 मोल में, तो इसका एन फैक्टर इस गिवन स्टोइकोमेट्री में 1 हो गया, सही है। तो अगर आपने बैलेंसिंग ये लिखी है तो फिर भी आप सही हो सकते थे एन फैक्टर की कैलकुलेशन में, 1 आए। अब आप देखो कि सर 4 का चेंज है, इसने 8 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, इसने 4 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, टोटल इसने 4 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन दिए किसने हैं? तो देखो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है जीरो वाले और 6 ऑक्सीजन है ऑक्साइड वाले, और यहाँ पे 8 ऑक्सीजन है, 8 ऑक्साइड से 6 ऑक्साइड प्लस 2 O, 4 का चेंज हुआ। तो अगर ये आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन है तो इसमें एन फैक्टर इसका क्या होगा आपका, हाफ, क्योंकि टोटल एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन 4 है 8 मोल में। तो फिर आपके आंसर क्या आने चाहिए थे? अगर आपने ये बैलेंस करी, मान लो जेई में ये क्वेश्चन आ जाए, इफ दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन देन व्हाट विल बी द एन फैक्टर ऑफ XeF4, तब इसका आंसर आएगा बेटा 1 और इसका आंसर आएगा हाफ। अब आप कोई भी नंबर ले लो, इनफाइनाइट बैलेंसिंग हो सकती है, तो इनके आंसर्स इनफाइनाइट हो सकते हैं। तो अब आप बोलोगे सर आपने तो गलत सवाल दिया था, ये सवाल गलत नहीं था। क्यों? क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी तो आपके सिलेबस में ही है। ये क्वेश्चन का जो डिजाइन किया था वो इसलिए किया था कि XeF4 किस प्रोपोर्शन में, XeF4 किस प्रोपोर्शनेशन में हाइड्रोलिसिस करता है। तो अपन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, किसी भी बुक में, मैंने 10 से 12 स्टैंडर्ड बुक्स में चेक किया, जो बैलेंस्ड इक्वेशन है वो XeF4 की उसी प्रोपोर्शन में दी है। और देखो मैं आपको ये दिखाता भी हूं कि ये किस तरीके से होता है एक्चुअल रिएक्शन। ये ग्रीनवुड करके एक बुक है, उसका उसी से मैंने ये लिया हुआ है। देखो साफ साफ इसमें लिखा है कि इफ वी आर टेकिंग 3 मोल्स ऑफ XeF4, अगर 3 मोल XeF4 है तो वो पहले जाता है 2 XeO में, पानी के साथ वो क्या करता है, 6 पानी के साथ पहले बनाता है 2 XeO प्लस XeO4। अब आप बोलोगे सर ये सब अपने सिलेबस में है क्या? है, बिल्कुल सिलेबस में। XeF4 का हाइड्रोलिसिस का बैलेंस्ड इक्वेशन तो लिखना पड़ेगा। आप बैलेंस्ड इक्वेशन की इनफाइनाइट वैल्यूज लिख सकते हो, आपको सही वैल्यू क्या लिखनी है उसके लिए ये जानना जरूरी है। ये भी अनस्टेबल होता है, ये भी अनस्टेबल होता है। उसके बाद बेटा ये टूट जाता है Xe प्लस O2 में, और ये टूट जाता है XeO3 प्लस हाफ O2 में। देखो यहां से क्लियरली समझ आ रहा है कि अगर XeF4 के 3 मोल हैं तो इसके Xe कितने बन रहे हैं, 2, और XeO3 कितने में गया, 1 में। तो बस इतनी सी बात आपको पता होनी चाहिए कि जीनोन के जो ऑक्साइड हैं वो +2 वाला, +4 वाला और +8 वाला सब अनस्टेबल होते हैं। ऑक्साइड उसका सिर्फ कौन सा स्टेबल होता है, XeO3। अगर XeO है तो टूटेगा, XeO4 है तो टूटेगा, XeO2 है तो टूटेगा। सिर्फ स्टेबल ऑक्साइड होता है जीनोन का XeO3। इस बुक से अगर आप देखोगे तो इसमें स्पष्ट रूप से दिया है, ना केवल ये बुक, आप किसी भी बुक में, किसी भी स्टैंडर्ड बुक में, आप जेडली में देख लो, आप XeF4 का अगर हाइड्रोलिसिस देखोगे तो जो बैलेंस्ड इक्वेशन दी है वो दी है 3XeF4 प्लस 6H2O इज प्रोड्यूसिंग 2Xe प्लस XeO3। इसका मतलब यह है कि XeO3 में जो जा रहा है वो 1/3 जाता है और जो Xe में जाता है वो 2/3 जाता है। तो अब अगर इनऑर्गेनिक का नॉलेज आपको अच्छा है तो आप बैलेंस्ड इक्वेशन सही लिखोगे, और अगर बैलेंस्ड इक्वेशन सही लिखोगे तो आपका एन फैक्टर आएगा 2। लेकिन अगर जेई में बैलेंस्ड इक्वेशन अगर कुछ लिख के आ जाए, देखो एन फैक्टर का मतलब ही है कि सही बैलेंस्ड इक्वेशन आपको पता होना चाहिए। तो देखो इसमें इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं, बट जो एक्यूरेट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, हालांकि मतलब अब बैलेंसिंग पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और आप एक काम करो, XeF4 का हाइड्रोलिसिस जितनी भी बुक्स आप जानते हो
आप सब में देखो कि इसकी बैलेंस्ड इक्वेशन क्या है, आपको ये बैलेंस्ड इक्वेशन इस तरीके की मिलेगी। अब देखो आप बोलोगे सर ये तो अलग है, ये अलग नहीं है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे 3xgF4 2H2O इज फॉर्मिंग XgO3 प्लस 2Xg प्लस O2। तो देखो इसमें मैंने उन बच्चों का आंसर सही माना है जिन्होंने एक बैलेंसिंग की, ठीक है, और बैलेंसिंग के बाद कॉन्सेप्ट सही लगा दिया, तो मैंने ये मान लिया कि आपने सही कर दिया। बट क्वेश्चन की एक्यूरेसी के बारे में अगर देखो तो फिर डेफिनेटली इसका जो आंसर है वो n फैक्टर XgF4 का 2 लेंगे और पानी का 1 ही लेंगे, अगर ये जेई में हमें एक ही ऑप्शन टिक करना हो। बट अगर इक्वेशन दी है, ठीक है, और प्रपोर्शन भी उसने बोल दिया कि भैया इसी प्रपोर्शन में मान लो ये डिसोसिएट हो रहा है, तो फिर कैसे आंसर निकालेंगे वो मैंने आपको बताया। तो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से ये सिखाया कि अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन है और बैलेंसिंग अगर नहीं दिया है, ठीक है, तो आप इनफाइनाइट वेज होते हैं उसको बैलेंस करने के, तो आप बैलेंस करने के लिए ये क्लिक करना बहुत जरूरी है कि किस क्वेश्चन में इनफाइनाइट वेज ऑफ बैलेंसिंग हो सकता है। इसमें आपका मोल कॉन्सेप्ट भी काफ़ी, मोल कॉन्सेप्ट में 2 से 3 सवाल ऐसे मिलते हैं P4 प्लस O2 वाले कि P4 का कितना मास चाहिए होगा इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन अगर हमें P4O10 और P4O6 इक्वल मोल रेशियो में चाहिए, या 1:2 में चाहिए, या 1:3 में चाहिए। तो इसको 1 मान लो, इसको 3 मान लो, इसको x मान लो, इसको y मान लो और POSC लगा दो। ये बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है इनफाइनाइट बैलेंसिंग वाला। तो होपफुली ये आपको समझ आ गया होगा, और अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप मेरे से ऑफलाइन मिल सकते हैं। देखो इसमें मैंने वो स्क्रीनशॉट भी लगा रखा है, जो ये मैंने बुक से ये लिया है, ये ग्रीनवुड करके बुक है, और ये बुक में एज इट इज लिखा हुआ है, और ये कंटेंट मैंने वहाँ से पिक किया है। तो हालांकि आप सभी को बधाई, आपने मोस्टली लोगों ने बैलेंसिंग अलग करके भेजी थी, लेकिन उसका एन फैक्टर आपने सही निकाला था, तो भी मैं ये मान करके चल रहा हूँ कि आप लोग सही हैं। बट जेई एडवांस के लिए केयरफुल रहो, क्योंकि जेई में जो बैलेंस्ड है वो एक ही होगी, क्या प्रपोर्शन में वो एक्चुअल रिएक्शन होती है ये सारी बुक्स में सेम दिया हुआ है। सारी स्टैंडर्ड बुक्स में जब सेम दिया है तो जेई वही मानेगा, और अगर जेई वही मानेगा तो वही आपका सही आंसर होगा। थैंक यू वेरी मच।